Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedral chemistry classes. Previous lecture में बेटा हमने thermal stabilities of carbonates and nitrates of group 2 elements को डिस्कस किया था डिटेल में और उनके रीजंस हमने देखा था कि थर्मल स्टेबिलिटी कैसे जो है इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम और इनकी क्या रीजंस है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया। आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा आखिरी एक टॉपिक आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के नाम से, ठीक है। इससे अगला वाला जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेस वाला, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो फॉर्मेटिव है, तो वो हम नहीं करेंगे। बाकी एक आखिरी टॉपिक रह जाएगा। इस टॉपिक के साथ एक और भी है, वो भी इंशाल्लाह हम साथ में कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स एक्सरसाइज है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा दैट इज trends in solubility of group 2 hydroxides and sulfate। अच्छा, हमने बेसिकली देखना है इस टॉपिक के अंदर कि हाइड्रोक्साइड्स और सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, जो हाइड्रोक्साइड्स और साथ में सल्फेट है, उनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा टॉप टू बॉटम, हमने वो डिस्कस करनी है। और जो भी ट्रेंड होगा हमारे पास, उनकी रीजंस क्या है, उन रीजंस को हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा इसमें हाइड्रोक्साइड्स है, इसके बाद फिर हमने सल्फेट को पढ़ना है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अगर हम हाइड्रोक्साइड्स को लिखे ना बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द हाइड्रोक्साइड्स of group 2 elements are क्या क्या है बेटा इसमें। पहला है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH whole twice। इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड्स है बेटा ग्रुप 2 एलिमेंट्स के। अब इनकी सॉल्युबिलिटी जो है ना बेटा वाटर के अंदर टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज होती है। तो हम पहले इसी पॉइंट पे यहां पर मेंशन करते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ hydroxides of group 2 elements increases from top to bottom in group। अब इसकी रीजन डिस्कस करने से पहले आपकी बुक वालों ने भी ये टेबल दिया हुआ है। जैसे कि देखें, अगर हम ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड देखें और उनकी सॉल्युबिलिटी देखें मोल्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, यहाँ पे यूनिट क्या है बेटा? मोल पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में अगर आप देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का है 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ और बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अगर हम टॉप टू बॉटम देखें ना बेटा, इसमें टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लीस्ट सॉल्युबल जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सबसे ज्यादा सॉल्युबल क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इनके रीजन डिस्कस करेंगे। आपकी बुक वालों ने भी हेडिंग्स देके किया हुआ, मैंने इसको बड़ा सिंपल करके इसकी नोट्स यहाँ पे बना दी है, लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे अलग से समझा दूंगा। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे नोट्स लिखा है इसको मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा। देखिए बेटा, याद रखिएगा किसी भी ना सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें ना, सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है बेटा किसके ऊपर? डिपेंड्स अपॉन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है बेटा लैटिस एनर्जी के ऊपर,
लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी है किसके ऊपर बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, ये आपने पॉइंट याद रखनी है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब आपको लैटिस एनर्जी क्या है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, देखिए लैटिस एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बेटा, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। ठीक है, आप इसमें कह सकते हैं कि आयोनिक रेडाई ऑफ केटाइन प्लस आयोनिक रेडाई ऑफ एनाइन। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। मैं आसान करके आपको समझाता हूं बेटा, यहां पे देखिए R प्लस का मतलब है आयोनिक रेडियस या आयोनिक रेडाई ऑफ केटाइन, एंड R माइनस क्या है, आयोनिक रेडाई ऑफ एनाइन। इन दोनों के सम के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है ये। मिसाल के तौर पर जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा ना बेटा, आयन की साइज बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी। इसमें ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें ये बात भी जरा ध्यान में रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इस केस में साइज इंक्रीज होने से, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, वीक हो जाती है। अच्छा जी, अब लैटिस एनर्जी खुद क्या चीज है बेटा, आपको पता है कि लैटिस एनर्जी अगर हम डिफाइन करते हैं इसको, तो किसी भी आयोनिक सॉलिड के अंदर अगर आप देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये MX है, एक आयोनिक सॉलिड है, ठीक है, अगर आप इस आयोनिक सॉलिड को ना बेटा ब्रेक करके, फॉर एग्जांपल आप इसको गैसियस आयंस के अंदर कन्वर्ट करें, M पॉजिटिव गैसियस प्लस X नेगेटिव गैसियस आयंस, the amount of energy that is required to break 1 mole of an ionic solid into gaseous ions, ठीक है, मतलब 1 मोल आयनिक सॉलिड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। या इसका उलट भी हो सकता है, the amount of energy that is released during the formation of 1 mole of an ionic solid from their gaseous ions, आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी ना बेटा, ये सॉलिड से गैसियस आयन में जल्दी नहीं जाएगा। अब देखो जाहिर बात है, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, सॉल्यूशन जब बनता है तो जो आयंस होता है उनको सराउंड करता है कौन बेटा, जो वाटर के मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। अब जितनी जल्दी ये अलग होगा उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जितनी देर से अलग होगा उतना लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है, उनका सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उनकी अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से वो अलग नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहां पे इसीलिए लैटिस एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखें यहां पे आयंस के साथ, देखें अगर ना बेटा आपका केटाइन लार्ज है और एनाइन भी लार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी वो स्ट्रांग बनेगा। जब वो स्ट्रांग बनेगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम होगी या इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, साइज ऑफ केटाइन भी छोटा हो, ठीक है, और साइज ऑफ एनाइन भी छोटा हो, स्मॉल हो, तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो भी स्ट्रांग होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी कम। लेकिन अगर इन केस कि एक आयन का साइज बड़ा हो और एक का छोटा हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि अगर आयन का साइज में डिफरेंस ज्यादा है, मिसाल के तौर पर अगर एन आयन छोटा है, केटाइन बड़ा है, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक होगी। जब वो वीक होगा ना बेटा तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, वो जल्दी से अलग हो जाएगा, जब जल्दी से अलग हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी।
तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है लैटिस एनर्जी वाले पॉइंट में। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लैटिस एनर्जी आपको डिटेल में समझाया और इसका सॉल्युबिलिटी के साथ क्या मैंने रिलेशन आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि लैटिस एनर्जी, ठीक है बेटा, लैटिस एनर्जी इज यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। चलो हम ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ बेटा? लैटिस एनर्जी के साथ। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी बेटा सॉल्युबिलिटी कम होगी, जितनी कम लैटिस एनर्जी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, या सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसमें। ठीक हो गया बेटा, ये पहला पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम अगर ग्रुप 2 में देखें ना, ग्रुप 2 में देखें तो बेटा याद रखिएगा लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि साइज इंक्रीज हो रही है। वजह क्या है बेटा? साइज ऑफ आयन इंक्रीज हो रही है। अब साइज ऑफ आयन इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगी? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब मैं इस पॉइंट को आपको अलग से भी समझा दूंगा। अब यहां पे अगला पॉइंट दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी, इसको मैं यहां पे समझाता हूं बेटा। देखिए अब हाइड्रेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी इज बेसिकली the amount of heat that is the amount of energy that is released when a solvent molecule surround and interact with the ions। चल मैं इसको और आसान कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एक आयन है दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, राइट। अगर हम इसको ब्रेक करें ना बेटा, दे विल फॉर्म Mg+2 प्लस OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अब होता क्या है सॉल्युबिलिटी के दौरान क्या होगा बेटा? देखिए ये मैग्नीशियम आयन है ना, Mg+2 आयंस है। अब Mg+2 आयन के गिर्द वाटर का ऑक्सीजन आता है। बेसिकली ड्यूरिंग डेसोल्यूशन the water molecule surround and interact with the solute molecule। ठीक है, solute molecule की गिर्द और सराउंड करता है और इसको क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से OH नेगेटिव के अराउंड वाटर का क्या आएगा? वाटर का हाइड्रोजन आएगा। इस तरह से ये देखिएगा जरा, इस तरह से वाटर का हाइड्रोजन आता है इस तरह से। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन होंगे उन सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितने भी ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से बाकी तमाम को भी हमने इसी तरह से मेंशन करना है। ये बेसिकली डेसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ये मामला हो रहा होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है। अब क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन का इस मैग्नीशियम आयन के साथ एक इंटरेक्शन होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इस तरह से, और हाइड्रोजन आयन का OH के साथ होगा। इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। अब आप लोगों ने इसको छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी बेटा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे डेवलप्ड होती है ना, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है आयन डाइपोल। क्या कहा जाता है? आयन डाइपोल फोर्स। इसको हम आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। अब आयन डाइपोल फोर्स की फॉर्मेशन के दौरान, ये मैं आपको अगर आसान करूं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयन को सराउंड करके इंटरैक्ट करे, उसके साथ अट्रैक्शन करे, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहां पे हम ये बात कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी के साथ सॉल्युबिलिटी क्या है? डायरेक्ट रिलेशन रखता है। जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर याद रखनी है। देखिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो
सॉल्युबिलिटी कम। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। अब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ना वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, वो मोर नेगेटिव हो जाता है। अब इसी पॉइंट को यहाँ पे लेके मैंने यहाँ पे रीजंस आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। रीजंस को मैंने पहले यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है ताकि यही सारी बातें जो है ना मैंने जो समझाया इसका हमने समरी यहाँ पे बेसिकली लिखना है। अब पहला रीजन क्या है बेटा इसमें, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। इसकी रीजन क्या है ये हमें देखना है, ठीक है। अब इसकी रीजन में मैंने पहले आपको बताया कि हाइड्रेशन एनर्जी, चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा मैंने यहाँ पे दिया चेंज इन लैटिस एनर्जी, और तीसरा मैंने आपको बताया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट को भी जरा ध्यान में रखिएगा ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम बात करते हैं ना बेटा हाइड्रोक्साइड्स की, तो हाइड्रोक्साइड जो है ना बेटा वो स्मॉल आयन होता है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्मॉल आयन होता है, ठीक है, स्मॉल आयन। अब होगा क्या बेटा, देखिए अगर हमारा बेरिलियम +2 हो या मैग्नीशियम +2 हो या कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2, अगर आप जरा देखें तो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है बेटा, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है ना, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। अब हाइड्रोक्साइड तो वही है, OH तो वही है बेटा। तो आपको एक चीज का और क्लियर आइडिया मैंने अभी बता दिया कि अगर हमारा स्मॉल आयन केटाइन और स्मॉल एनाइन होना बेटा तो क्या बनता था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। अगर लार्ज हो प्लस लार्ज हो तब भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब इस केस में क्या है, हाइड्रोक्साइड तो वही है ना, हाइड्रोक्साइड आयन तो वही है, साइज वही है, इसका स्मॉल है। अब आप देखिए तो इसका अगर बेरिलियम के साथ हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। और अगर OH का मैग्नीशियम आयन के साथ देखें तो बेरिलियम की निस्बत वीक अट्रैक्शन होगा। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम में तो और वीक हो जाएगा, स्ट्रोंशियम में और वीक हो जाएगा, बेरियम में और वीक अट्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो क्या होगा, यहां पे याद रखिएगा, यहां पे लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मजे की बात हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज ऑफ आयन के। अब देखो ना आयन का साइज, इसमें भी क्या हो रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में दोनों फिनोमेना हो रहा है डिक्रीज, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे ना बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, किसी भी प्रोसेस के अंदर दो फिनोमेना जो अपोजिट इफेक्ट शो करती है, अगर दोनों साथ में डिक्रीज हो या दोनों साथ में इंक्रीज हो तो उनमें से डोमिनेंट फैक्टर को देखी जाती है कि भाई कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है, उसी हिसाब से ओवरऑल प्रॉपर्टी डिटरमिन होती है। अब हम यहाँ पे इसी रीजन को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। पहला क्या है बेटा, चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज इन हाइड्रेशन एनर्जी क्या इसमें बताती है। देखिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में डाउन चला जाए, द एटॉमिक एंड द आयोनिक साइज ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज। अभी आपको मैंने बताया कि आयोनिक साइज टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड तो वही है लेकिन कैटायन का साइज इंक्रीज हो रही है। अब लीडिंग टू डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। देखो यहां पे क्या होगा, दोनों केसेस में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, दोनों यहां पे डिक्रीज हो रही है। हाउएवर ताहम द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर रैपिड। देखो यहां पे ना बेटा इस पॉइंट को अपनी याद रखनी है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है हाइड्रेशन एनर्जी की निस्बत, ठीक है। अब लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जल्दी टूट जाएगा, है ना। तो जल्दी टूटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेगा, इंटरेक्ट करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब लैटिस एनर्जी रैपिडली डिक्रीज होती है
एज कंपेयर टू द हाइड्रेशन एनर्जी, तो मेकिंग द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोर एक्सोथर्मिक या मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगा वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी एज अ रिजल्ट एंड इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पहले का रीजन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड है बेटा चेंज इन लैटिस एनर्जी, वही फिनोमेना यहाँ पे अगेन आ रहा है। देखो लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ केटाइन एंड साइज ऑफ एनाइन। मैंने आपको बताया कि लैटिस एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द सम ऑफ आयोनिक रेडाई ऑफ द केटाइन एंड द आयोनिक रेडाई ऑफ एनाइन। इन दोनों के सम के साथ इनवर्स रिलेशन लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा, लैटिस एनर्जी देखो ना टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज हो रही है। लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्साइड है उसमें हाइड्रोक्साइड तो वही है लेकिन जो केटाइन का साइज है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। जब लार्ज केटाइन का स्मॉल एनाइन के साथ क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। जब वो वीक होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा रीजन आपकी बुक वालों ने चेंज इन लैटिस एनर्जी के बारे में लिखा हुआ था, तो इसके लिए मैंने बड़ा सिंपल करके यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद थर्ड जो है ना बेटा वो है डिफरेंस इन द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। यहां पे हमने अभी डिस्कस किया बेटा, देखिए जितना ज्यादा ना सॉल्यूशन की एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगा या नेगेटिव होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होगा ना बेटा या पॉजिटिव होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे ये बात अभी हमने डिटेल में बता दिया सारा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको इसमें यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या है बेटा, द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड बिकम मोर नेगेटिव। ये बात अभी मैंने आपको बता दी, मोर नेगेटिव क्यों होता है। ठीक है, मोर नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी राइट डाउन द ग्रुप मेकिंग देम मोर सॉल्युबल। इस वजह से ये क्या हो जाता है, मोर सॉल्युबल हो जाता है। अगर हम इसमें ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी लिखे तो बेटा याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू, इसको मैं नीचे लिखता हूं बेटा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, एज कंपेयर टू बेरियम, सबसे ज्यादा सॉल्युबल बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो इसके हम अगर हम ऑर्डर लिख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा ये, देन दिस वन, और सबसे लीस्ट सॉल्युबल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बेरिलियम प्लस 2 आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि दोनों के साइज क्या है, कंपेरेबल है, स्मॉल है। ठीक है, तो ये था बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।